मुझे तो ऐसा लगता है कि माननीय मोदी जी ने अपने 18-18 घंटे काम करके इस देश के जो अर्थतंत्र को लूटतंत्र में तब्दील कर दिया है। देश की अगर अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है तो देश के ऊपर विदेशी कर्ज लगातार क्यों बढ़ता जा रहा है, रुपए की कीमत लगातार कम क्यों होती जा रही है, हाँ हमारा जो काला धन है शीर्ष बैंकों में वो लगातार क्यों बढ़ रहा है, हम प्रति व्यक्ति आय में लगातार गिरते क्यों जा रहे हैं। मुझे लगता है बस एक सवाल बाकी रह गया भाटी जी कि दुनिया में जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है वो क्यों हो रहा है और मोदी जी विश्व गुरु हैं तो क्यों नहीं रुकवा रहे। शायद यही एक सवाल बाकी रह गया, ये भी पूछ डालिए। जो उन्होंने खुद समाजवादी थे और समाजवादियों के लिए लिखा था कि काजू भुना है प्लेट में और विस्की गिलास में, उतरा है राम राज्य विधायक निवास में। और आगे की लाइन उनकी है, मेरी नहीं। पक्के समाजवादी है तस्कर हो या डकैत, पक्के समाजवादी है तस्कर हो या डकैत, कितना असर है खादी के उजले लिबास। जय श्री राम दोस्तों, भारत में भी तख्ता पलटने की तैयारी हो रही है। भारत में अराजकता फैलाने की कोशिश में है राहुल गांधी। जिस तरह से राहुल गांधी ने हिडनबर्ग का साथ दिया है जो कि भारत में अस्थिरता लाने की कोशिश में है, इसी पे जोरदार डिबेट। पहले बाजार को अस्थिर करेंगे फिर सरकार को पलटेंगे। इसी पे राजकुमार भाटी के सभी सवालों का जवाब दिया सुधांशु त्रिवेदी ने, जिनके जवाब का भी कोई जवाब नहीं। आइए देखते हैं जोरदार डिबेट। हिंडनबर्ग या कोई विदेशी एजेंसी अडानी समूह पर या किसी उद्योगपति पर कोई संदेह जाहिर करती है तो उसके बचाव में पूरी भारतीय जनता पार्टी और पूरी सरकार आ जाती है। और जब विपक्ष सरकार के ऊपर कोई हमला करता है तो उसके बचाव में सारी मीडिया आ जाती है और तमाम सवाल केवल विपक्ष से पूछे जाते हैं। कोई जनहित में या राष्ट्रहित में एक बार भी ये भी तो कह देना चाहिए, अगर कहीं संदेह है तो सरकार जांच करा ले, जैसा कि विपक्ष मांग कर रहा है कि जेपीसी से जांच करा ली जाए इसकी। दूसरी बात आपने जो कहा कि अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत हो रही है, मुझे तो ऐसा लगता है कि माननीय मोदी जी ने अपने 18-18 घंटे काम करके इस देश के जो अर्थतंत्र को लूटतंत्र में तब्दील कर दिया है। इस देश की अर्थव्यवस्था अगर मजबूत हो रही है तो उसका फायदा बहुत मुट्ठी भर लोगों को, जो उंगलियों पर गिने जा सकते हैं, उनको है। जो लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे आए वो भी सोर इशारा करते हैं कि देश की 22% प्रॉपर्टी 1% लोगों के पास है और नीचे के 50% लोगों के पास मात्र 15% प्रॉपर्टी है। अभी आरबीआई का एक सर्वे आया है, आरबीआई जो सर्वे कराता है उसमें 75% लोगों ने ये कहा है कि हमारी इनकम घटी है और खर्चे बढ़े हैं, हमारी परचेजिंग पावर कम हुई है, क्रय शक्ति कम हुई है। ये स्थिति है। सरकार खुद कहती है कि देश में 80 करोड़ लोगों को हम राशन दे रहे हैं, फ्री राशन, और अगले 5 साल तक भी देंगे। जिस देश के 80 करोड़ लोग फ्री राशन की लाइन में लगते हों, क्या उस देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत कहा जा सकता है? मुझे तो वो अदम गौंडवी जी बहुत प्रिय शायर हैं सुधांशु जी के। सुधांशु जी अक्सर उन्हें कोट करते रहते हैं, उनके कुछ पंक्तियां याद आती हैं जो उन्होंने 20-25 साल पहले लिखी थी, लेकिन आज पूरी तरह सार्थक वो हो रही हैं कि 100 में 70 आदमी फिलहाल जब नासाद है तो दिल पे हर रख के हाथ कहिए देश क्या आजाद है। और मुल्क के मेयार को, कोठियों से मुल्क के मेयार को मत आंकिए, असली हिंदुस्तान तो फुटपाथ पे आबाद है। ये जो कोठियों से देश का 2-4 अडानी अंबानी 2-4 इंडस्ट्रीज के शेयर बढ़ गए हो, उनकी प्रॉपर्टी बढ़ गई हो, इससे देश की अर्थव्यवस्था का पता नहीं चलता। देश की अगर अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है तो देश के ऊपर विदेशी कर्ज लगातार क्यों बढ़ता जा रहा है, रुपए की कीमत लगातार कम क्यों होती जा रही है, हाँ हमारा जो काला धन है शीर्ष बैंकों में वो लगातार क्यों बढ़ रहा है, हम प्रति व्यक्ति आय में लगातार गिरते क्यों जा रहे हैं। मैं एक कोई रिपोर्ट देख रहा था कि प्रति व्यक्ति आय जो अमेरिका में है, प्रति व्यक्ति आय उसकी आधे तक पहुंचने में हमें 75 साल लगेंगे अभी आधे तक पहुंचने में। आखिर में मैं एक टिप्पणी और कर दूं कि ये कहना कि विदेशी कुछ लोग ये सरकार को गिराने की साजिश कर रहे हैं या मोदी जी को हटाना चाह रहे हैं, जिस मोदी जी को मीडिया विश्व गुरु बताता है, विश्व में डंका बज रहा है, रूस यूक्रेन का युद्ध रुकवा दिया, अमेरिका को प्रभावित करते हैं, मुझे लगता है बस एक सवाल बाकी रह गया भाटी जी कि दुनिया में जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है वो क्यों हो रहा है और मोदी जी विश्व गुरु हैं तो क्यों नहीं रुकवा रहे। शायद यही एक सवाल बाकी रह गया, ये भी पूछ डालिए। लेकिन आपने सवाल सही उठाए, सुधांशु जी मुस्कुरा रहे हैं, जवाब देंगे। मेरा एक छोटा सा सवाल बीच में है, ये अखिलेश जी ने आज जो ट्वीट किया मेरी समझ में नहीं आया है। मैं मास्टर्स इकोनॉमिक्स में हूं, शायद हिंदी में नहीं हूं, इसलिए ये समझ में नहीं आया कि बांग्लादेश का अलग नजरिए वाला बहुसंख्यक का मायने क्या होता है, ये क्या होता है, कहना क्या चाह रहे हैं? आप जैसी विद्वान पत्रकार, इतनी वरिष्ठ पत्रकार, आप नहीं समझ पा रही, मुझे इस पे आश्चर्य है।
अलग नजरिए वाला बहुसंख्यक समाज वो है जैसे हम अलग नजरिए वाले हैं, हम बहुसंख्यक हैं भारत में, लेकिन अलग नजरिए वाले हैं, हमें मोदी सरकार उत्पीड़ित करती है, दमन करती है, जेल में डालती है, मुकदमे कायम करती है। अलग नजरिए वाला वो समुदाय है वहां, सिंपल हिंदी में समझा देते ना कि हम हिंदू हैं, वो मुसलमान हैं, तो मुसलमान लिखने में इतना परहेज क्यों है, ये मेरी समझ में नहीं आया और आप भी नहीं समझा रहे हैं। आप भी मुझे गोल गोल दुनिया की सैर करा रहे हैं। लेकिन सुधांशु जी भाटी जी की अब मजबूरियां देखिए और उनके सवाल भी आपने सुने, जवाब देखिए। अखिलेश जी ने जो ट्वीट में लिखा ना, अलग नजरिए का बहुसंख्यक समाज, इस पे मुझे अपने बचपन के जमाने का वो एक गीत याद आ जाता है, पर्दा है पर्दा है, पर्दा नशी को बेपर्दा न कर दूं तो। अकबर नहीं है, अखिलेश मेरा नाम नहीं, तो बेपर्दा मत करिए ना, वो पर्दा नशी में रहने दीजिए। पूरा देश समझ रहा है कि वो किस नजरिए वाले बहुसंख्यक समाज के लिए कहा जा रहा है। दूसरा, मुझे थोड़ी मुस्कुराहट इसलिए आ रही थी कि भाटी जी ने अपना वक्तव्य शुरू किया कि इस देश में जो आर्थिक विकास हुआ है उसका केवल चंद मुट्ठी भर लोगों को फायदा मिला है। अंत में आते हुए कहने लगे 80 करोड़ लोगों को अनाज मिल रहा है, तो ये 80 करोड़ लोग चंद मुट्ठी भर लोग हैं। 1 अरब लोगों के पास मोबाइल फोन पहुंच गया है, ये चंद मुट्ठी भर लोग हैं। 84 करोड़ लोगों के पास इंटरनेट कनेक्शन है, ये चंद मुट्ठी भर लोग हैं। अब सुनिए सर, पूरी बात सुनिए सर, अरे भाई पूरी बात सर 65 करोड़ लोग जो हैं उनके पास स्मार्टफोन हो गया है, ये चंद मुट्ठी भर लोग हैं। हवाई जहाज में ट्रेवल करने वालों की संख्या 2 गुनी बढ़ गई है, ये चंद मुट्ठी भर लोग हैं। अब सुनिए, भारत में 8 करोड़ परिवार ऐसे हो गए जिनके पास एक कोई ना कोई ऑटोमोबाइल है, यानी 2 व्हीलर या 4 व्हीलर, वो चंद मुट्ठी भर लोग हैं। महोदय, इसीलिए आपको यह समझने की आवश्यकता होती है, और आपने कितनी अच्छी बात बोली, अदम गोडवी का वो शेर बोला कि फुटपाथ पर हिंदुस्तान आबाद है, महलों में आबाद नहीं है, और फिर आपने कितनी अच्छी तस्दीक की कि 25 साल पहले लिखा था। तो मैं दर्शकों से कहना चाहता हूं, वो 25-30 साल पहले किसकी सरकार थी? सच है, लेकिन उस जमाने में सिर्फ फुटपाथ पर आबाद था। क्योंकि अगर सर पूरी बात मैं दर्शकों से कहता हूं, जाके चेक करिए 1998 में 97 में हमारी सरकार आने से पहले जो हाउसिंग लोन पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 14% था, इसलिए मकान आबाद करना हर आदमी के बस की बात नहीं थी। और अदम गोडवी का आपने कहा कि हम, अच्छा एक बार शेर वो भी दोबारा कह देता हूं आपकी खिदमत में, जो उन्होंने खुद समाजवादी थे और समाजवादियों के लिए लिखा था कि काजू भुना है प्लेट में और विस्की गिलास में, उतरा है राम राज्यों विधायक निवास में। और आगे की लाइन उनकी है, मेरी नहीं, पक्के समाजवादी है तस्कर हो या डकैत, पक्के समाजवादी है तस्कर हो या डकैत, कितना असर है खादी के उजले लिबास में। तो इसलिए मैं आपको उनकी डिफेंस करने की जरूरत ही नहीं थी। राजकुमार भाटी जी, आप तो सवाल पूछने वालों में थे, जब विदेश से जो कनेक्शन कांग्रेस के निकलते थे। और आज भी मैं कहना चाहता हूं, आज भी मैं यह बात कहना चाहता हूं कि विदेश की हर चीज से कनेक्शन कांग्रेस पार्टी का ही क्यों निकलता है। हम विपक्ष में रहते हैं तो स्वदेशी मूवमेंट चलाते हैं, और सत्ता में आते हैं मोदी जी के नेतृत्व में तो मेक इन इंडिया चलाते हैं। तो हम पूर्ण स्वदेशी हैं, विचार में भी, अवधारणा में भी और नीतियों में भी। और ये इंस्पिरेशन भी अंग्रेजों के जमाने में बने हैं, इंस्पिरेशन भी विदेशी है और कनेक्शन भी विदेशी। सत्ता में बैठे लोगों को इतने हवा में नहीं रहना चाहिए। आप जो इतनी सुंदर तस्वीर खींच रहे हैं सुधांशु जी, किसी दिन किसी अस्पताल के गेट पर जाके 1-2 घंटे खड़े हो जाओ तो वहां इस देश की गरीबों की हालत आपको देखने को मिलेगी। लोग बिना दवाई के, बिना स्ट्रेचर के, बिना एम्बुलेंस के, बिना डॉक्टर के तड़प तड़प के मर रहे हैं। उनके पास इलाज कराने को पैसा नहीं है। किसी भी अस्पताल के गेट पर जाके खड़े हो जाओ। नविका जी, सबसे पहले तो ये कि राहुल गांधी करीब 50 लाख रुपए कमा चुके हैं हाल के दिनों में। अराजकता और ये जो षड्यंत्र है और ये जो कॉन्स्पिरेसी थियरी है, इस पर मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। ये विपक्ष इतनी कोशिशें कर रहा है, 18 महीने से कोशिशें कर रहा है, आज फिर एक कोशिश की। 2 दिन से हिंडनबर्ग का जो भजन जपा जा रहा है, आज जब स्टॉक मार्केट खुला तवज्जो नहीं दी उसने, आपकी इतना आक्रोश की, बिल्कुल भी कुछ नहीं किया उन्होंने। थोड़ा सा मार्केट नीचे आया, रिकवर किया, अच्छे से चल रहा है, और भगवान करे छोटे निवेशकों का पैसा जो है वो सुरक्षित रहे। मुझे ये बता दीजिए, अराजकता क्यों चाहते हैं आप? अपने ही देश पर प्रहार क्यों? नहीं, कोई प्रहार की बात नहीं है। स्टॉक मार्केट ऊपर रहे या नीचे रहे, ये इशू नहीं है। इशू ये है क्या सेबी में बैठे हुए जो अफसरान थे, जो चेयरपर्सन हैं, क्या वो भ्रष्ट हैं या नहीं,
क्या कोर्ट को जो उन्होंने अपनी इंक्वायरी रिपोर्ट सौंपी वो सच्ची थी या नहीं, क्या उन्होंने अडानी साहब को बचाया, क्या विनोद अडानी साहब जो गौतम अडानी के भाई हैं उन्होंने उस फंड को जिसमें उनका निवेश था ऑफशोर था जैसा कि तहसीन पुराना वाले ने कहा उसको साइफन ऑफ किया। तो हम तो सिर्फ एक इकोनॉमिक इंक्वायरी की बात कर रहे हैं और हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि सेबी की जांच हो, इसमें हिंडनबर्ग सही हो गलत हो, वो हमारे खिलाफ हो, सोरोस कहां से आ गए, ये मैटर नहीं करता। और जब माधवी बुच ने खुद कहा है कि हाँ मैंने तो निवेश किया था लेकिन वो पहले किया था, तो उसकी एक जांच हो जाए छोटी सी, इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है। आपने कहा साहब हम अराजकता फैला रहे हैं, कोई अराजकता नहीं फैला रहे, इसमें अराजकता कहां से आ गई। हमारा ये कहना है कि सुधांशु त्रिवेदी जी, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी इस देश के अंदर बहुत ज्यादा है। आप जिस तरह से इकोनॉमिक पैरामीटर्स दिखा रहे हैं वो डिबेट हम रोज करते हैं, हमने बजट वाले दिन भी की, लेकिन आप कह रहे हैं स्टॉक मार्केट से फर्क नहीं पड़ता। स्टॉक मार्केट से फर्क पड़ता है, छोटे छोटे लोगों की निवेश रहती है स्टॉक मार्केट में, वहां अराजकता फैलाना यानी कि जो छोटे इन्वेस्टर हैं उनका पूरा का पूरा फंड जो है वो उड़ा देना छोटी सी बात लगती है आपको हर्षवर्धन त्रिपाठी जी? ये विवेक श्रीवास्तव जी रोज सुबह उठकर या विपक्ष रोज सुबह उठकर एक आरोप लगा दे तो जांच बैठ जानी चाहिए और कॉन्फिडेंस ऑफ स्टॉक मार्केट हिला देना चाहिए। क्या ये एक छोटी सी बात है? विपक्ष का काम है प्रश्न, विपक्ष का काम देश को हिलाना नहीं, देश की अर्थव्यवस्था को हिलाना नहीं है विपक्ष का काम। सेबी पे प्रश्न पूछा है, राहुल गांधी का स्टेटमेंट नहीं सुना, उन्होंने तो कहा लोगों की निवेश पर उन्हें बहुत फिक्र हो रही है, खुद भी वो निवेश करते हैं, 43% उनकी इनकम भी जाती है स्टॉक मार्केट के दिनों में उसी शेयर बाजार से। नंबर 1। नंबर 2 ये कि जो लोग ये कह रहे हैं कि शेयर बाजार मुट्ठी भर लोग हैं, हर तरफ गरीब दिख रहे हैं, हर तरफ उनको महामारी दिख रही है, हर तरफ बेकारी दिख रही है, हर तरफ बीमारी दिख रही है, तो सचमुच कुछ वो पुराना देख रहे होंगे। ऐसा नहीं कि देश में राम राज्य आ गया, हर तरफ ठीक हो गया। किसी भी अस्पताल में आप कभी भी चले जाएंगे तो यही हाल दिखेगा। ये कोई कहने की बात थोड़ी ना है, उदाहरण भी चुनना चाहिए, थोड़ा समझदारी भरा चुनना चाहिए। लेकिन आज देश में 19 करोड़ लोग हैं जो शेयर बाजार में निवेश करते हैं, 19 करोड़ लोग, ये थोड़ा जानना चाहिए। और वो जो 19 करोड़ लोग हैं उनकी जो औसत आयु है वो 38 से घटकर अब 32 साल हो गई है। यानी जो नौजवान कमा रहा है वहां पैसे लगा रहा है। उसी नौजवान ने राहुल गांधी को आज ठेंगा दिखा दिया। उसी नौजवान ने, जो राहुल गांधी ने सुबह सुबह वीडियो डाला था जिसमें वो आर्थिक अराजकता को करने की कोशिश कर रहे थे, उसने ठेंगा दिखा दिया। और इस डिबेट को लेकर आपकी क्या राय है हमें जरूर बताएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।